हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हम सबकी एकेडमी ललिता दहिया एकेडमी में। जैसा कि आपको टॉपिक में दिख गया होगा, संविधान संशोधनों के प्रकार। मैं यदि चाहती तो फटाफट बता देती कि भाई ये विशेष बहुमत होता है, ये सामान्य बहुमत होता है, लेकिन क्वेश्चन केवल इतने तक ही सीमित नहीं होता दोस्तों। परीक्षा में हमें कुछ मेन मेन पॉइंट्स का पता होना चाहिए कि भाई संविधान संशोधन कहाँ लाया जाएगा, केवल लोकसभा में लाया जाएगा कि दोनों सदनों में लाया जाएगा, कितने प्रकार होते हैं, कौन ला सकता है, ठीक है, राज्यों के कितने बहुमत की जरूरत होती है कुछ मामलों में। तो इसलिए मैं एक डिटेल डिस्कशन लेके आई हूं जिससे इस टॉपिक से संबंधित आपका कोई डाउट नहीं रहेगा फिर। ठीक है, तो दोस्तों फटाफट क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैं ललिता, यूपीएससी के साथ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर 8 वर्ष तक पढ़ाने का अनुभव है, आईएएस और अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज के 12 मेंस देने का अनुभव है, इंटरव्यूज का अनुभव है, एमए पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है, यूजीसी नेट भी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है। 6 बार मेरा यूजीसी नेट क्लियर है दोस्तों पॉलिटिकल साइंस में। मैंने अपना जो ऑप्शनल है वो इतिहास रहा है, चाहे आईएएस का मेंस हो या पीसीएस का, इसलिए शाम की 4:30 बजे की क्लास में मैं आप लोगों को इतिहास भी पढ़ाती हूँ। तो फटाफट दोस्तों जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया एकेडमी से। मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, पीडीएफ सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा। इसके अलावा मेरे आप इंस्टाग्राम ललिता दहिया 1 और फेसबुक पेज ललिता दहिया एकेडमी से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, जितना शेयर हो सकता है उतना शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए, आपके कमेंट बहुत मोटिवेट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, ये हम सबका चैनल है, ये एक छोटी सी पहल है जो कि सबके साथ सबके विकास, सब पढ़ें सब बढ़ें की संकल्पना पे आधारित है। फटाफट टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करवा दीजिए। तो दोस्तों हमारा टॉपिक है संविधान का संशोधन। पहली बात हमें ये याद रखनी है कि भाई जितने भी अन्य लिखित संविधान हैं, उन लिखित संविधानों के अनुसार के इक्वल यानी समान भारतीय संविधान में भी समय काल परिस्थिति के अनुसार संशोधन करने की शक्ति संसद को दी गई है। कि भाई ऐसा नहीं है कि एक बार संविधान बना के छोड़ दिया, अब कुछ भी समय काल परिस्थिति आती रहे हम तो नहीं हिलेंगे। मतलब क्या पुष्पा झुकेगा नहीं की अवधारणा संविधान पे लागू नहीं होती। संविधान में समय काल परिस्थिति के अनुसार संशोधन करना चाहिए, किया जाता है, संसद को यह अधिकार प्राप्त है। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात हमें यह याद रखना है दोस्तों कि हमारा जो संविधान संशोधन की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो ब्रिटेन के समान बिल्कुल इजी नहीं है कि संसद बैठेगी, हाउस ऑफ लॉर्ड और कॉमन सभा जो भी बैठेंगी सामान्य विधि से पारित कर देंगी, संविधान संशोधन हो जाएगा। यानी कि ना तो हमारा संविधान संशोधन की प्रोसेस ब्रिटेन के समान आसान है और ना ही अमेरिका के समान बहुत ज्यादा कठिन है। हमने ना कैटेगरी बना रखी है कि भाई कुछ मामलों में संशोधन सामान्य प्रोसेस द्वारा हो जाएगा, कुछ मामलों में विशेष बहुमत द्वारा होगा, कुछ मामले जो कि संघीय व्यवस्था से जुड़े हुए मामले हैं उसमें विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की जो भी सामान्य बहुमत की भी जरूरत होगी। तो हमने ना कैटेगरी बना रखी है, अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग तरीके से संविधान संशोधन होगा। मोटे तौर पे ना तो हम ब्रिटेन की तरह सरल हैं और ना ही यूएस की भांति हमारी जो प्रोसेस है वो कठिन है। ठीक है, अगली बात वही बात है कि भारतीय संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, ये दोनों का सम्मिश्रण है और यही बेस्ट होता है। ठीक है, आपको पता है संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368, याद रखिएगा 368 में संसद को संविधान और इसकी व्यवस्था में संशोधन करने की शक्ति दी गई है। कभी यदि, हालांकि बच्चों वाला क्वेश्चन है, पूछ ले कि 368 के तहत संसद और विधायिकाएं, विधानमंडल दोनों को जो है संविधान संशोधन करने की शक्ति है, तो गलत हो जाएगा। केवल संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति दी गई है। समझ में आया। अगली बात आपको याद रखनी है दोस्तों, जैसे संसद ने अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने के क्रम में कहीं पे भी परिवर्तन कर सकती है, किसी विषय को निस्सरण यानी समाप्त कर सकती है संविधान से और संशोधन कर सकती है। ये शक्ति किसका है? संसद की है। लेकिन हालांकि उन व्यवस्थाओं में संशोधन नहीं किया जा सकता जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित है। ये मूल ढांचे की अवधारणा आपको पता है, उच्चतम न्यायालय के केशवानंद भारतीवाद 1973 में दी गई थी कि संसद जी आप पूरे संविधान में संशोधन कर सकते हो, 368 के तहत कर सकते हो, लेकिन आप मौलिक ढांचे, मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकते। और ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये हम समय समय पे आपको बताएंगे।
मूल ढांचे पे कभी अलग क्लास ले लूंगी, अभी मुद्दे की बात करते हैं, संविधान संशोधन। बात समझ में आई? यानी संसद मौलिक ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। अब हम देखेंगे दोस्तों संशोधन की प्रक्रिया, क्या प्रोसेस होती है। पहली बात, 368 में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। यहां पे 5-6 पॉइंट है जो आपको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से याद रखने हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों कि जो संविधान का संशोधन का जो प्रस्ताव है, वो जो आरंभ है, वो संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है और राज्य विधानमंडल में ये पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। पीटी लिख लेना, पहले ही बता चुकी हूं कि भाई राज्य विधानमंडल में संविधान में संशोधन का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, लेकिन प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में, किसी में भी लाया जा सकता है। जैसे क्वेश्चन बनता है ना कि धन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जाएगा, बिल्कुल सही है। ऐसे ही संविधान संशोधन लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। यदि इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि संविधान संशोधन विधेयक प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, संसद के किसी भी सदन में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि इस विधेयक को मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है, याद रख लीजिएगा, पीटी लिख लीजिएगा। जैसे आप धन विधेयक में पढ़ते हो कि भाई धन विधेयक क्योंकि सरकारी विधेयक होता है इसलिए केवल मंत्री द्वारा लाया जा सकता है, तो संविधान संशोधन विधेयक मंत्री के साथ जो गैर सरकारी सदस्य यानी कि जो मंत्री नहीं है वो सांसद, उनके द्वारा भी संविधान संशोधन विधेयक लाया जा सकता है। और संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। दे देगा कथन आवश्यक है पूर्व स्वीकृति, या फिर दे देगा कि इसे केवल मंत्री द्वारा लाया जा सकता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको पीटी में बहुत आगे रखेंगे, ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। या रिवाइज कराऊंगी एक बार फिर से, इतनी बात समझ में आई। अगली बात, विधेयक दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है। जो भी संविधान में संशोधन होगा दोस्तों, उसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत होगी। विशेष बहुमत क्या है यह भी मैं आपको बताऊंगी। दूसरी बात, यह बहुमत बता ही दिया। विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है? सदन की कुल सदस्य संख्या के आधार पर उपस्थित और 2/3 सदस्यों का बहुमत मतदान होना चाहिए। मतलब कुल सदस्य संख्या का बहुमत, ध्यान से सुनना, विशेष बहुमत इज इक्वल टू कुल सदस्य संख्या का बहुमत। यानी कि जैसे लोकसभा के सदस्य हैं 550, तो 550 का बहुमत, बहुमत मतलब 50% प्लस 1, 51% नहीं होता, 50% प्लस 1, यानी 550 का 50% कितना हो गया? 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, यानी 275 हो गया 50% प्लस 1, यानी यदि 276, ये क्या हो गया? कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान देने वालों का। मान लीजिए जिस दिन ये संशोधन हो रहा था उस दिन 550 में से 400 सदस्य ही उपस्थित थे, तो इस 400 का 2/3 यानी 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी लगभग कितना हो गया? 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, लगभग 266। बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है। अब दोबारा सुन लो, विशेष बहुमत का मतलब होता है कुल सदस्य संख्या का बहुमत यानी 50% प्लस 1 प्लस उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3। जब ये दोनों जुड़ जाएंगे उसे मानेंगे विशेष बहुमत। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक। और जो संविधान संशोधन विधेयक होता है दोस्तों, दोनों सदनों से अलग अलग पारित करना होता है। यानी लोकसभा से पारित होगा विशेष बहुमत से, फिर राज्यसभा से पारित होगा विशेष बहुमत से, और दोनों सदनों के बीच मान लो असहमति हो जाए तो संयुक्त बैठक का प्रोविजन, संयुक्त बैठक संविधान संशोधन विधेयक में नहीं लाई जा सकती, आयोजित नहीं कराई जा सकती। और संयुक्त बैठक के ऊपर मैं एक अलग क्लास ले चुकी हूं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो केवल साधारण विषयों के मामले पे ही संयुक्त बैठक होगी, ना तो धन विधेयक और ना ही संविधान संशोधन के विषय पे संयुक्त बैठक होगी। ठीक है, विशेष बहुमत समझे, संयुक्त बैठक नहीं होगी। अब अगली बात, यदि विधेयक किसी संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पे हो, परिसंघीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे विधेयक के लिए आधे राज्यों के विधानमंडलों के सामान्य बहुमत की जरूरत होती है। ठीक है, यानी संसद के विशेष बहुमत की जरूरत अलग अलग, और संघीय मामलों से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो आधे राज्यों से अधिक
के विधानमंडलों के सामान्य बहुमत की जरूरत होती है। विशेष बहुमत नहीं, संसद का विशेष, राज्यों का सामान्य। इस पॉइंट को याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है प्रारंभिक परीक्षा में। अगला, यह बहुमत उपस्थित मतदान। सामान्य बहुमत क्या होता है? सामान्य बहुमत होता है भाई, मान लो यूपी में 403 है विधानसभा के सदस्य, ठीक है, ठीक है। तो विधानसभा, जैसे यूपी का एग्जाम्पल नहीं लेते, हरियाणा के लेते हैं। भाई हरियाणा में विधानसभा ही है, विधानमंडल का एक ही भाग है, विधानसभा ही है। तो 90 का उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3, यानी उस दिन 90 नहीं आए, 60 ही आए, तो इसका 2/3, यानी 3 दूनी 6 और आपका हो जाएगा 3, यानी 40 सदस्य यदि कह दे तो फिर बात बन जाएगी। ये होता है सामान्य बहुमत, मतलब उपस्थित और मतदान देने वालों का, अरे 2/3 नहीं होता, उपस्थित और मतदान देने वालों का जो भी बहुमत होता है, ध्यान रखिएगा। बहुमत सदन में उपस्थित सदस्यों के बीच का बहुमत होता है। सॉरी गाइस, ध्यान रखना, ये 2/3 नहीं होगा। सामान्य बहुमत में क्या होगा, जो भी आए हैं, मान लो 60 आए हैं, तो ये तो बहुत इजी होता है। 60 का बहुमत यानी 2 तिया 6, यानी 30 + 1, यानी 31 सदस्यों ने यदि कह दिया कि भाई हाँ तो हाँ। समझ में आया? 2/3 नहीं होता, बिल्कुल सिंपल सी बात है। विशेष बहुमत कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3। सामान्य बहुमत होता है उपस्थित और मतदान देने वालों का बहुमत, 50% + 1। बहुमत का मतलब ही ये होता है, ठीक है। संसद के दोनों सदनों से पारित होने और राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के बाद जहां आवश्यक हो फिर उसे राष्ट्रपति की सहमति के पास भेजा जाएगा। अब राष्ट्रपति के पास क्या ऑप्शन है, यहां से क्वेश्चन बनता है। संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति सहमति देंगे। ध्यान रखना, बाध्यकारी होता है सहमति देना। क्या बाध्यकारी होता है सहमति देना? ना तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं और ना ही पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। पीटी लिख लीजिए। बाध्यकारी होगा राष्ट्रपति को सहमति देना, ना तो अपने पास रखेंगे ना पुनर्विचार के लिए भेजेंगे, और जैसे ही राष्ट्रपति सहमति देंगे तो फिर क्या होता है, ये एक एक्ट बन जाता है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगी, कोई बात नहीं। अब आते हैं हम संशोधनों के प्रकार पे। आधी बातें मैं आपको समझा चुकी हूं। अनुच्छेद 368 2 प्रकार के संशोधनों की बात करता है। एक तो संसद के विशेष बहुमत द्वारा हो जाएंगे और आधे राज्यों के साधारण बहुमत के माध्यम से होंगे, जो परिसंघीय मामलों से जुड़े हुए हैं, ठीक। और कुछ विशेष बहुमत द्वारा हो जाएंगे, और कुछ ऐसे संशोधन होते हैं दोस्तों जो संसद के साधारण बहुमत से ही संविधान में कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं। मैं लिस्ट बताऊंगी पूरी कौन कौन से हैं, और ऐसी जो प्रोसेस होगी ना उसे 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता। संसद बैठी, उपस्थित और मतदान देने वालों के बहुमत से डिसीजन लिया, अपना प्रस्ताव पारित हो गया, ठीक है। यह बहुमत प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान की साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा होता है। उल्लेखनीय है कि जो इस प्रोसेस द्वारा संशोधन होते हैं, मतलब साधारण जो बहुमत द्वारा संशोधन होते हैं, इनको 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता, ठीक है। जैसे इस तरह से हम यदि देखें तो 3 प्रकार के संशोधन होते हैं। पहला, संसद अपने साधारण बहुमत से ही संशोधन कर देगी, भाई विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है। दूसरा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन होगा। तीसरा, संसद के विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडलों की संस्तुति की जरूरत होगी। ये जो 2 वाले होते हैं ना, ये 368 के तहत संविधान संशोधन माने जाते हैं। ये पहला 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता, क्योंकि इसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती, सामान्य बहुमत की जरूरत होती है। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगली बात, पहले की बात करते हैं कि भाई साधारण बहुमत का क्या सीन है। संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। ये व्यवस्थाएं 368 की सीमा से बाहर हैं, यानी जो इस तरीके के संविधान संशोधन होंगे दोस्तों, वो 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। जैसे क्या क्या होगा इसमें, नए राज्यों का गठन है, नए राज्यों का जो भी गठन है, जो भी हम जैसे सिक्किम को हमने शामिल किया, इस तरीके के आर्टिकल 2 के तहत जो भी नए राज्यों देशों का गठन है वो,
नए राज्यों का भारत की परिधि के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण, सीमा में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, ये सब जो भी संशोधन होंगे ये सामान्य प्रोसेस द्वारा होंगे। इनको 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। राज्य विधान परिषद का निर्माण और उसकी समाप्ति, आपको पता है आर्टिकल 169 के तहत राज्य विधान परिषद का निर्माण और समाप्ति करनी है तो जिस राज्य में निर्माण और समाप्ति करनी है उसके विशेष बहुमत की जरूरत होती है, लेकिन संसद के साधारण बहुमत की जरूरत होती है। ठीक है। अगला दूसरी अनुसूची है, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के लिए जो वेतन भत्ते हैं उनमें यदि कोई संशोधन करना है तो साधारण बहुमत से ही संशोधन कर सकती है संसद। संसद में गणपूर्ति से संबंधित यदि कोई नियम बनाना है तो उसको भी संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। संसद सदस्यों के वेतन भत्ते जो भी डिसाइड करने हैं वो संसद सामान्य बहुमत द्वारा कर सकती है। संसद के प्रक्रिया नियमों वगैरह में परिवर्तन करना है तो सामान्य बहुमत। इसकी समितियों के जो विशेष अधिकारों को बढ़ाना घटाना है तो सामान्य बहुमत। संसद में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के ऊपर यदि कोई डिस्कशन, कोई वो प्रोसेस लानी है तो सामान्य। उच्चतम न्यायालय के अवर न्यायाधीशों की संख्या, इसको अभी के लिए काट दो, आप नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है। अगली बात, उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज्यादा महत्व प्रदान करना तो सामान्य बहुमत। राजभाषा का प्रयोग और नागरिकता, सबसे इंपॉर्टेंट होता है नागरिकता की प्राप्ति, पीटी लिख लेना, नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति के प्रोविजन करनी है कि भाई नागरिकता की प्राप्ति के ये रूल हैं, समाप्ति के ये रूल हैं। तो हमें सामान्यता लगेगा भाई नागरिकता से संबंधित है तो विशेष बहुमत की जरूरत होगी, तो दोस्तों नहीं, सामान्य बहुमत द्वारा संसद ऐसा कर सकती है। ठीक है। इसमें से 7-8 याद रखने हैं, अभी रिवाइज कराऊंगी। संसद और राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित जो भी प्रोविजन है सामान्य बहुमत से आएंगे। केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित 5वीं अनुसूची अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है उसमें, और 6ठी अनुसूची याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगेगा 5वीं 6ठी अनुसूची में संशोधन हो रहे हैं तो विशेष बहुमत द्वारा होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लिस्ट आपको याद रखनी है कि भाई सामान्य कई बार पूछ लेता है। तो आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 169 संसद में गणपूर्ति, इसके अलावा वेतन भत्ते, इसके अलावा आपको याद रखना है नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति, संसद के प्रक्रिया और नियम, 5वीं और 6ठी अनुसूची, ये सारे साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। और साधारण बहुमत क्या होता है? उपस्थित और मतदान देने वालों का बहुमत। जैसे मैंने समझाया कि मान लो यदि संसद में सदस्य हैं, टोटल मिला के 550 उधर और 552 उधर, 550 इधर और 250 इधर, तो दोनों का उपस्थित और मतदान देने वालों के 2/3 से। समझ में आ गया? ये है सामान्य बहुमत। और इस तरीके के बहुमत को 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों विशेष बहुमत में क्या क्या शामिल हो। तो आपको पता है विशेष बहुमत क्या? कुल सदस्य संख्या का बहुमत। मैं बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देके समझा चुकी हूं। और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान देने वालों के 2/3 का बहुमत, यानी कुल सदस्य संख्या का बहुमत अलग प्लस उपस्थित और मतदान देने वाले का 2/3 अलग, इसको इक्वल टू जो भी आएगा उसके बहुमत से जो पारित होगा अलग अलग, वो होगा विशेष बहुमत। कुल सदस्य की जो अभिव्यक्ति का सदन में सदस्यों की कुल संख्या से है, फिर चाहे इसमें रिक्तियां, अनुपस्थितियां कुछ भी हो। कुल सदस्य टोटल, मान लो अगर किसी दिन कोई नहीं आया है तो इसका मतलब फिर उसको माइनस नहीं करेंगे, उसको जोड़ के टोटल सदस्य संख्या का बहुमत, बस ये याद रखना है हमको, प्लस उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3। इस तरीके का जो विशेष बहुमत से क्या क्या परिवर्तन होगा, तो याद रखना जो फंडामेंटल राइट में यदि मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन करना है तो 368 के तहत ही कर सकते हैं। केशवानंद भारतीवाद, सामान्य प्रक्रिया द्वारा आप फंडामेंटल राइट को नहीं छेड़ सकते। समझ में आया? तो मौलिक अधिकार। दूसरा, राज्य की नीति निदेशक तत्वों में कोई संशोधन करना है तो वो विशेष बहुमत द्वारा होगा। और जो भी उपबंध पहली और तीसरी श्रेणियों से संबंधित नहीं है इसको छोड़ दो। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी आपको मोटे तौर पे याद रखना है, विशेष बहुमत की जरूरत होती है। अब बात करते हैं दोस्तों विशेष बहुमत संसद के और राज्यों की स्वीकृति। तो याद रखना जितने भी परिसंघीय मामले होते हैं यदि उसमें संशोधन करना है तो संसद का विशेष बहुमत और राज्यों के विधानमंडलों के सामान्य बहुमत की जरूरत होती है। जैसे नीति के संघीय ढांचे से जो भी उपबंध होते हैं जुड़े हुए, उनको विशेष बहुमत से संशोधित किया जाएगा। और इसके लिए ये आवश्यक है कि आधे राज्यों
से अधिक में के जो विधानमंडल है उनके साधारण बहुमत की मंजूरी मिली। यदि एक या कुछ बचे राज्य इस विधेयक पर कोई कदम नहीं उठाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो 28 राज्य हैं, 28 में से 15 राज्यों के विधानमंडलों ने सामान्य बहुमत से हाँ कर दी, तो बाकी 13 राज्य हाँ करें ना करें, स्यापा मचाएं, कुछ भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि संसद का विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों से अधिक के विधानमंडलों का सामान्य बहुमत यदि पारित हो जाता है तो ये संशोधन पारित मान लिया जाता है। ठीक, आधे राज्य उन्हें अपनी संस्तुति देते हैं तो औपचारिकता पूरी हो जाती है। विधेयक को स्वीकृति देने के लिए राज्यों को, याद रखना, यहां पीटी लिख लेना, यहां उलझते हो, दे देगा। परिसंघीय मामलों में संशोधन करने के लिए राज्यों की सहमति की जरूरत होती है तथा राज्यों को किसी भी कंडीशन में 60 दिन के अंदर अपनी सहमति या असहमति बतानी होती है। तो ध्यान रख लेना, संविधान में ऐसी कोई समय सीमा नहीं दी गई है कि राज्य कितने समय में उस पर सहमति देंगे या नहीं देंगे। समझ में आया? यानी कोई समय सीमा संविधान में निर्धारित नहीं की गई है, उलझना नहीं है। अगला, इसके तहत क्या क्या संशोधित होगा? तो जितने भी परिसंघीय मामलों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, भाई राष्ट्रपति जी का निर्वाचन और इसकी प्रोसेस में यदि संशोधन करना है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसकी प्रक्रिया में कोई संशोधन करना है, केंद्र राज्य की कार्यकारिणी शक्तियों का विस्तार करना है, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय से संबंधित कोई संशोधन करने हैं तो वो इस प्रोसेस द्वारा होंगे, क्योंकि वो परिसंघीय मामलों से जुड़े हुए हैं, संघीय मामलों से जुड़े हुए हैं। केंद्र राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, ये बार बार पूछता है, 7वीं अनुसूची याद है ना, बार बार पूछता है भाई 7वीं अनुसूची में संशोधन कैसे होगा? तो संसद के विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों से अधिक के विधानमंडलों के सामान्य बहुमत द्वारा। 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय, वो यही हो गया, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व कितना होना चाहिए। मान लो संसद को यदि अधिकार हो विशेष बहुमत से संशोधन करने का, तो संसद तो घटा देगी, बढ़ा देगी, इसलिए ये परिसंघीय मामला से जुड़ा हुआ है, संघीय मामला है, तो आधे राज्यों के विधानमंडलों की भी स्वीकृति जरूरी है। संविधान का और स्वयं 368, मान लो 368 की प्रोसेस में ही कोई संशोधन करना है तो वो भी आधे राज्यों की सहमति उस पर जरूरी है। मेरी बात समझे? यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन, केंद्र राज्यों की कार्यकारिणी शक्ति का विस्तार, 7वीं अनुसूची, इसके अलावा उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और स्वयं 368 में भी यदि संशोधन करना है तो संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों से अधिक के विधानमंडलों के सामान्य बहुमत की जरूरत होती है। आलोचना, ये फिर हमारा मेंस का पार्ट है, इसको अभी करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेंस में पढ़ेंगे तो करेंगे, अभी पीटी पास है तो अभी हमको बस ये याद रखना है। फटाफट रिवाइज करा देती हूँ दोस्तों 2 मिनट में, होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आपकी समस्या का समाधान हो गया होगा। तो भाई ना तो ब्रिटेन के समान आसान है, ना यूएसए के समान कठोर है, सम्मिश्रण है, अलग अलग कैटेगरी की गई है, कहीं सामान्य, कहीं विशेष के साथ आधे राज्य। भाग 20 के 368 के तहत संविधान संशोधन कर सकते हैं, केवल संसद संविधान संशोधन कर सकती है, विधानमंडल नहीं कर सकते हैं। मूल ढांचे में संसद मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है, केशवानंद भारतीवाद आपको पता है। अब 2 तरीके की चीजें याद रखनी है कि भाई इस संविधान संशोधन का आरंभ किसी भी सदन में किया जा सकता है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। इसे मंत्री के साथ गैर सरकारी सदस्य भी प्रस्तुत कर सकता है और राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की इस पे कोई जरूरत नहीं होती। अगला, विशेष बहुमत द्वारा पारित करना अनिवार्य है संविधान संशोधन को, दोनों सदनों द्वारा अलग अलग। इसलिए संविधान संशोधन की कंडीशन में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। क्यों? क्योंकि अलग अलग पारित करना जरूरी होता है। बाकी आपको पता है विशेष बहुमत का एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छे से दिया कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3। ठीक है, अब कुछ संशोधन ऐसे होते हैं दोस्तों जो सामान्य बहुमत द्वारा पारित हो जाएंगे। सामान्य बहुमत क्या होता है? उपस्थित और मतदान देने वालों का बहुमत। ठीक है, यानी जितने आए हैं उस दिन है, मान लो हरियाणा विधानसभा में 90 या संसद का एग्जाम्पल लेते हैं लोकसभा में 50, तो लोकसभा के उपस्थित हैं 400, तो 400 का बहुमत, सिंपल सी बात है। और जो इस तरीके से पारित होंगे उसको 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। फिर जैसे ही दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाएगा कोई भी संशोधन, राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति जी के पास क्या ऑप्शन है? वो केवल सहमति देंगे, ना तो वो रोक सकते हैं, ना ही वो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। याद रखना इस पॉइंट को, ठीक है, किसी भी कंडीशन में। और जैसे ही राष्ट्रपति जी सहमति दे देंगे अधिनियम बन जाएगा। 2 प्रकार हैं,
हमें पता है कि भाई जो सामान्य बहुमत है, साधारण बहुमत के तहत इसको 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता। इसमें क्या क्या आएंगे? नए राज्यों का प्रवेश गठन है, राज्यों का निर्माण, क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन है, विधान परिषदों का निर्माण है या उनका क्या कहते हैं निसरण है, संसद सदस्यों के वेतन भत्ते हैं, ठीक है। इसके अलावा राजभाषा है, नागरिकता की समाप्ति है। सब याद नहीं करना आपको, कुछ कुछ याद रखना है। जहां कंफ्यूज होते हो, जैसे नागरिकता में कंफ्यूज हो सकते हो कि विशेष बहुमत की जरूरत है, तो ना, नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति साधारण बहुमत से हो सकती है। 5वीं 6ठी अनुसूची में कंफ्यूज हो सकते हो तो सामान्य बहुमत से हो सकती है। दैट्स इट। विशेष बहुमत कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3। फंडामेंटल राइट में संशोधन करना है, डीपीएसपी में संशोधन करना है तो इसके द्वारा होगा। और परिसंघीय मामलों से जो भी मामले जुड़े हुए हैं उसमें संसद के अलग अलग विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों से अधिक के विधानमंडलों के सामान्य बहुमत की जरूरत होती है। और समय सीमा निर्धारित संविधान में नहीं की गई है कि भाई विधानमंडल कितने समय में अपनी सहमति या असहमति देके भेजेंगे और बाकी राज्य हाय तौबा मचाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फॉर्मेलिटी जो है आधे राज्यों की वो पूरी होनी चाहिए। दैट्स इट। इसमें क्या क्या आएगा? जो भी परिसंघीय मामलों से जुड़े हुए, राष्ट्रपति जी का निर्वाचन प्रोसेस है, केंद्र कार्यकारिणी का विस्तार है, 7वीं अनुसूची है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व है और स्वयं 368 इसी प्रोसेस द्वारा संशोधित किया जाएगा। तो इस तरीके से इतना सिंपल सा टॉपिक था दोस्तों। यहाँ से हालांकि बहुत टफ क्वेश्चन बनता है, कभी कभी छोटे छोटे टॉपिक्स बनते हैं, मैंने पूरा कवर कराने की कोशिश की है। होप आप लोगों को समझ आया होगा, याद हुआ होगा। एक बार रिवाइज पक्के से कर लीजिएगा। यदि आपको पसंद आया, वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, जितने भी आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे बहुत सारे, तो हर जगह शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। और इसी तरीके की ज्यादा से ज्यादा वीडियो से जुड़ने के लिए, जानकारी जानने के लिए जुड़े मेरे चैनल ललिता दहिया अकेडमी से। और मेरा टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, ललिता दहिया अकेडमी। इसमें मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन, पीडीएफ सब आपको मिल जाएगा। दोस्तों पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।